Hello everyone, welcome back once again to my channel The Rational Economist। क्लास 11th बिजनेस स्टडी को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस चैप्टर को शुरू करेंगे। एक वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके साथ मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो स्टूडेंट्स अगर ना मॉडर्न एरा की बात करें तो आज के टाइम पे इंटरनेट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना बहुत ज्यादा हो चुकी है और इंटरनेट का यूज अगर देखें तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में किया जा रहा है। क्या एजुकेशन में इंटरनेट का यूज हो रहा है? बिल्कुल 100% एजुकेशन में इंटरनेट का यूज हो रहा है। क्या डिफेंस में इंटरनेट का यूज हो रहा है? बिल्कुल डिफेंस में बहुत ज्यादा इंटरनेट का यूज हो रहा है। क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इंटरनेट का यूज हो रहा है? यस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी इंटरनेट का यूज हो रहा है। तो क्या बिजनेस पीछे हट जाएगा? बिजनेस भी तो इंटरनेट का यूज करेगा अपने ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। तो जब इंटरनेट का यूज बिजनेसेस में होता है तो बिजनेस कंप्लीटली अपने ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस कंप्लीटली अपने प्रोसेसेस को क्या करता है? चेंज करता है और उस चेंज की वजह से बिजनेस का ग्रोथ और एक्सपेंशन जो है वो पॉसिबल हो सकता है। तो जब हम बात करते हैं इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस की, इसमें क्या होता है जो बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड है, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन, वे ऑफ वर्किंग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिजनेस प्रोसेसेस सबको क्या करते हैं? रीडिजाइन करते हैं। क्यों रीडिजाइन करते हैं? यार उनको कंपटीशन नहीं करना। अगर कंपटीशन करना है तो एट द एंड ऑफ द डे उनको चेंज करना पड़ेगा। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जो मेजर चेंज है मोड ऑफ बिजनेस में वो है इमर्जेंस ऑफ ई बिजनेस, ई कॉमर्स एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मैं पहले एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि ई बिजनेस एक वाइडर टर्म है, ई कॉमर्स इसके एक पार्ट को कहते हैं। इसके डिफरेंशिएशन हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या बेसिक डिफरेंशिएशन होता है। देखो इस चैप्टर को ना समझने के लिए प्लीज किताबी ज्ञान मत लेना। जो चीजें, जो एग्जांपल मैं बता रहा हूं, प्लीज इसको एक बार ही सर्च करके देखना। इंटरनेट सभी के पास है। जब आप सर्च करोगे तो आपको आइडिया होगा कि हाँ यार ये चीज जो थी वो हमें क्लास में लेक्चर के टाइम पे बताई गई थी। जितना ज्यादा खुद सेल्फ सर्च करोगे उस चीज को, उतना अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बढ़ेगा और चीज को आप भूलोगे नहीं। अब जैसे मान लो सपोज अमेजोन की बात करें तो इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस में अमेजोन का नाम कैसे नहीं आ सकता? अमेजोन घर पे बैठे बैठे यार कोई भी चीज खरीद लो। नहीं मन मार्केट जाने का, घर पे बैठो, देखो प्रोडक्ट, देखो उसके रिव्यूज पढ़ो, पसंद आ गया क्लिक करो। कैश ऑन डिलीवरी करना है, कैश ऑन डिलीवरी, पेमेंट ऑन द स्पॉट करना है, पेमेंट ऑन द स्पॉट करके चीज मंगा लो। भूख लगी है, जोमेटो और स्विगी का यूज किया जा सकता है। ओके, या फिर मान लो कहीं पे ट्रैवल करना है तो रेलवे टिकट का बुक करना है, बुकिंग करना है। नहीं मन लंबी लंबी लाइन में खड़े होने का, नहीं खड़ा हुआ जाता है यार लंबी लंबी लाइंस में। और मोरओवर लोगों का सिविक सेंस आपको पता ही है, सभी को लगता है कि हमारे लिए जो हमारा काम है वो ज्यादा जल्दी है, लाइन तोड़ के आने वाला काम जो है वो चलता है। तो इससे बेटर है घर पे बैठे बैठे IRCTC की वेबसाइट पे अपना जो ID वगैरह उसको लगा के आप जो भी टिकट से आपने बुक कर सकते हो और पेमेंट घर पे बैठे बैठे कर सकते हो। तो बहुत ही ज्यादा इजी काम हो गया। अब अगर मैं मीनिंग की बात करूं ई बिजनेस की, तो ई बिजनेस जिसको इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कहा जाता है, देखो जहां पे ई वर्ड का यूज हो गया दैट मींस विद द यूज ऑफ इंटरनेट। आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो ई बिजनेस करने के टाइम पे और डिजिटल टेक्नोलॉजी का टू कैरी आउट ऑल बिजनेस एक्टिविटीज एंड फंक्शन। जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज है, जितनी भी बिजनेस के फंक्शंस है, वो इंटरनेट के थ्रू और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के थ्रू आप क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। ये ई कॉमर्स से डिफरेंट है। देखो ई कॉमर्स में सिर्फ और सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग होती है गुड्स की, जिसको ई कॉमर्स कहते हैं। पर ई बिजनेस में और क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है वो है ये सारी चीजें। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, आपने नोटिस किया होगा कि फेसबुक पे एड्स आती हैं, फेसबुक पे एड्स आती हैं, इंस्टाग्राम पे एड्स आती हैं, यूट्यूब पे एड्स आती हैं, गूगल एड्स आती हैं। तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग जो है वो भी ई बिजनेस का पार्ट है। अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कराना वो एक ई बिजनेस का पार्ट है। इंस्टाग्राम का भी स्क्रॉल करो तो उसमें स्पॉन्सर्ड कोई भी प्रोडक्ट होता है तो वो क्या कर रहे हैं? अपने प्रोडक्ट की ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं और ये बहुत तगड़े लेवल का बिजनेस मॉडल है, बहुत ज्यादा कमाई का सोर्स है ये कंपनीज का। कस्टमर सपोर्ट थ्रू ईमेल्स एंड चैट्स। अब किस तरह से कस्टमर सपोर्ट मिलता है? ईमेल और चैट्स के थ्रू। मान लो मैंने नेटफ्लिक्स का एक सब्सक्रिप्शन ले लिया, सब्सक्रिप्शन हो गया जी, फाइनल हो गया, पेमेंट चलेगी, पैसे मेरे बैंक अकाउंट से कट गए, पर मेरा जो नेटफ्लिक्स अकाउंट है वो वर्क नहीं कर रहा मेरे डिवाइस पे। मेरे को लगेगा यार ये तो दिक्कत क्रिएट होगी, पर मेरे पास इसका बहुत आसान सोल्यूशन है। मैं इनके कस्टमर केयर को कांटेक्ट करूंगा,
कस्टमर केयर से बातचीत करने के बाद अपनी जो भी प्रॉब्लम है कि क्यों मेरे डिवाइस पे ये वर्क नहीं कर रही वो सारी बताऊंगा, वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन देंगे एंड अल्टीमेटली मेरा जो कंटेंट है मेरे डिवाइस पे वर्क करने लग पड़ेगा। तो ये भी एक ई बिजनेस का पार्ट हो गया। मैनेजिंग सप्लायर्स एंड बिजनेसेस पार्टनर्स डिजिटली। तो अब देखो एक कंपनी है जो मल्टीनेशनल कंपनी है, वो एक कंट्री में तो नहीं है, वो तो मल्टीपल कंट्रीज में बैठी है। जैसे हम नाइकी का एग्जांपल है, तो नाइकी क्या सिर्फ एक कंट्री में बैठी हुई है? नो, नाइकी के शूज के डिजाइन कहाँ पे हो रहे हैं? यूएसए में। क्या मैन्युफैक्चरिंग यूएसए में हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग तो चाइना, वियतनाम या और मेजर कंट्रीज में हो रही है। अब डिजाइनिंग कहीं पे, मैन्युफैक्चरिंग कहीं पे, तो बातचीत करनी है। बातचीत किस तरह से करेंगे? डिजिटली बातचीत करेंगे, इंटरनेट का यूज करेंगे। इंटरनल प्रोसेसेस लाइक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पेरोल एटसेट्रा। अब कई बार क्या होता है, जो बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स होते हैं जैसे रिलायंस स्मार्ट हो गया, रिलायंस पॉइंट हो गया, डी मार्ट वगैरह हो गया, ये ना कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, डिजिटल जो सॉफ्टवेयर है यूज करते हैं। अगर मैं रिलायंस रिटेल की बात करूं तो ये सैप नाम का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अब सैप नाम के सॉफ्टवेयर में ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर लेते हैं, पेरोल वगैरह का सारा देख लेते हैं। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे? इनको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि इनकी इन्वेंट्री क्या थ्रेशोल्ड लेवल से कम है। अगर कम है तो इनके पास इन्वेंट्री की ऑटोमेटिकली डिलीवरी जो है वो चल जाती है। मान लो इनको है कि 100 यूनिट से अगर कम होगी इन्वेंट्री, तो सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाएगा, तो कंपनी को पता लग जाएगा कि इनके पास जो यूनिट्स है वो कम हो गया है, तो इनको डायरेक्टली जो है वो सामान मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या है, ई बिजनेस का यूज हमारे जो बिजनेसेस है उनको बहुत ज्यादा इजी बना देता है। अब अगर हम स्कोप की बात करें तो ई बिजनेस का ना स्कोप वो 4 पार्ट्स में हम देखेंगे। जो सबसे पहला स्कोप है वो है B2B कॉमर्स। तो B2B कॉमर्स में क्या होता है? ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि दो बिजनेसेस के बीच में चल रही हैं, उसको B2B ट्रांजैक्शन कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आएंगी उसको देखने से पहले सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, एक या दो एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स को प्लीज सर्च करके देखना, फिर आपको आइडिया होगा कि हाँ यार जेन्युइनली ये चीज जो है वो हो रही है। तो इंडिया में इंडिया मार्ट है, और अगर आप चाइना की बात करो तो वहां पे alibaba.com है। ये बहुत ही बड़ी बड़ी मतलब सेलिंग करते हैं, बल्क में सेलिंग करते हैं। इनसे होलसेलर्स भी खरीदते हैं, रिटेलर्स भी खरीदते हैं। प्राइमरली जो बड़े बड़े होलसेलर है वही खरीदेंगे, क्योंकि जब इनसे बल्क में सामान खरीदा जाता है ना, तो वो सामान बहुत ही सस्ता मिलता है कंपैरेटिवली। अगर हम मान लो सपोज किसी होलसेलर या रिटेलर से खरीदने जाए, तो बिजनेस जो है वो बिजनेस से ही क्या कर रहा है, परचेसिंग कर रहा है। अलीबाबा पे कई बार विजिट करके देखो, अलीबाबा पे आप 1 यूनिट लिखोगे ना, उसका प्राइस कंपैरिजन करना करके देखना, बिना किए हुए आपको नहीं आइडिया होगा। 1 यूनिट का प्राइस देखना, और अगर मान लो आप 500 से 1000 यूनिट्स मंगाते हो तो उसके प्राइस का कंपैरिजन करके देखना कि कितना ज्यादा डिफरेंशिएशन है। और ये इसमें क्या क्या और चीजें आ जाएंगी वो ध्यान में रखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। यूटिलिटीज का मतलब क्या होता है कि हम सेटिस्फेक्शन को क्रिएट कर रहे हैं। यूटिलिटी रेफर्स टू वी आर क्रिएटिंग सेटिस्फेक्शन। अब सेटिस्फेक्शन किस तरह से क्रिएट हो सकती है? मान लो एक यान बनाने वाला बिजनेस है, धागा बनाने वाला बिजनेस है, और उसने टेक्सटाइल वालों को अपना यान जो है वो बेच दिया। अब किस तरह की यूटिलिटी क्रिएट होगी? देखो ये भी बिजनेस है और ये भी बिजनेस है। अब टेक्सटाइल वाला क्या आपको यूटिलिटी देगा? कपड़े की यूटिलिटी देगा, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कपड़ा खरीद के। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। कोलैबोरेशन, मल्टीपल कोलैबोरेशंस कैन बी देयर। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ कोलैबोरेशन कर सकता है टू मेक श्योर कि हमारी जो चीजें हैं वो और बेटर हो सके। जैसे नाइकी का एप्पल के साथ कोलैबोरेशन है, टाटा का स्टारबक्स के साथ कोलैबोरेशन है। ऐसे कोलैबोरेशंस आपको B2B ट्रांजैक्शंस में ही देखने को मिलेंगे। कमर्शियल नेगोशिएशंस, कंपनीज जो है, बिजनेसेस जो है वो दूसरे बिजनेसेस से नेगोशिएशन कर रहे हैं कि आप क्या हमें रेट सस्ता दे सकते हो, क्या आप हमें डिस्काउंट दे सकते हो, क्या आप टाइमली हमें डिलीवरी कर सकते हो गुड्स का। नाउ इनवाइटिंग टेंडर्स। अब इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या करती हैं, जो प्राइवेट जो भी कंस्ट्रक्शन मेकिंग कंपनीज है उनको टेंडर्स देती है। मान लो सपोज सरकार चाहती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चाहती है कि लेट्स से ABC सिटी में ना एक लाइब्रेरी बने, बड़ी सी लाइब्रेरी बने। उसके लिए वो क्या करेंगे, टेंडर पास कर देंगे, टेंडर खोल देंगे। अब टेंडर में जिसने बोली लगा दी, जो जीत गया, टेंडर उसका हो जाएगा एंड देन उसको कंस्ट्रक्शन का सारा काम मिल जाएगा। Then distribution of goods from manufacturers to various distributors। जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अलग अलग जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको गुड्स जो है वो बेचते हैं। तो ये सारी की सारी B2B कॉमर्स में आ जाती है। B2B कॉमर्स के बाद हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है B2C कॉमर्स। B बिजनेस, C कस्टमर। जब बिजनेस से कस्टमर तक जो सामान बिकता है
या कोई भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसको B2C ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। B2C का स्कोप जो है वो C2B ट्रांजैक्शंस में भी आता है। C2B का मतलब है कस्टमर टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस में भी आ रहा है। अब जैसे B2C की बात करें तो ये फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, Amazon वगैरह हो गया, ये B2C मॉडल पे ही बेस्ड है। अब इसमें और क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? सबसे पहले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे फ्लिपकार्ट या Amazon वगैरह से हम कोई सामान खरीद ले, दिस इज कॉल्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेल करते हैं हमें। सेकेंड इज आफ्टर सेल सर्विस। अब इनका एक मेजर पार्ट होता है कि सेल करने के बाद भी इनका जो काम है वो खत्म नहीं होता, ये आफ्टर सेल सर्विसेज भी देते हैं। मान लो दोनों की दोनों वेबसाइट से किसी से भी आप मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद दो, लेट्स से एक एसी खरीद लेते हो, एसी आपके घर तक डिलीवर हो गया, ठीक है, आपने चेक कर लिया कि भाई सही है, सही कंडीशन में पड़ा हुआ है, ऐसे ही बंदे ने आपको चेकिंग वगैरह करा दिया। अब क्या यहीं पे कहानी खत्म? नहीं, कहानी यहीं पे खत्म नहीं है। अब इसका इंस्टॉलेशन भी करना है, कंपनी वाले बंदा भेजेंगे अपना, तो ये आफ्टर सेल सर्विसेज होगी। प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज, काफी सारे प्रमोशन और काफी सारी अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज, जैसे ये मान लो सपोज Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह काफी सारे प्रमोशंस और भी मार्केटिंग एक्टिविटीज करती हैं। लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट्स बाय कस्टमर, ये होता है C2B ट्रांजैक्शंस में, कस्टमर टू बिजनेस में। अब कस्टमर को मान लो प्रोडक्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, तो भाई कस्टमर को बिजनेस में कंप्लेंट भी डालनी है, कंप्लेंट कॉल सेंटर के थ्रू जाएगी। कॉल सेंटर आपको टोल फ्री नंबर्स दिए होते हैं, उस टोल फ्री नंबर पे आप कॉलिंग करते हो एंड देन आपको जो रिवर्ट है वो मिल जाता है। तो इस तरह से C2B ट्रांजैक्शन जो है वो काम करती है। होपफुली आपने ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस की हो, अगर नहीं भी की जस्ट गिव इट अ ट्राई। Amazon या फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीद दो, सामान खरीदने के बाद देखो क्या उसकी आफ्टर सेल सर्विस है। आफ्टर सेल सर्विस डेफिनेटली आपको जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या फिर कोई बड़ी आइटम है उसमें मिलेगी। प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज, आप देखो क्या ये प्रमोशन और भी क्या मार्केटिंग एक्टिविटीज कर रही है? बिल्कुल करती है। और अगर आपको प्रोडक्ट से कोई डिससेटिस्फेक्शन होता है तो प्लीज एक बार कॉल करके देखो कस्टमर केयर पे, हाँ यार क्या आपको रिवर्ट मिल रहा है उसका सही या नहीं। नेक्स्ट वन देखते हैं C2C कॉमर्स। अब C2C कॉमर्स में क्या है? जब कस्टमर दूसरे कस्टमर को कोई भी सामान बेचता है, पर वो सामान उसका ओरिजिनल सामान नहीं है, वो यूज्ड आइटम होती है, वो नया सामान नहीं होता। जैसे अब OLX की बात करें, eBay की बात करें, तो इनपे क्या होता है? यूज्ड आइटम को सेल किया जाता है, जो ऑलरेडी पहले किसी ने खरीदी होती है, अब उनका मन अक गया होता है, वो उस चीज को बेचना चाहते हैं। देन अगर मैं Airbnb की बात करूं तो Airbnb आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। मान लो टूरिज्म एरिया में गए हम, तो मिस्टर ए नाम का एक बंदा है, मिस्टर ए के पास एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो वो Airbnb पे लिस्ट कर देता है कि आप मेरी प्रॉपर्टी में आके रह सकते हो, आप मेरे को जो रेंट है वो पे कर देना। तो कस्टमर टू कस्टमर सपोर्ट जो है वो हो गया। इन C2C सेटअप बिजनेस फर्म्स दैट इज सेलर इज आल्सो अ कस्टमर, सेलर भी कस्टमर है और बायर भी क्या है? कस्टमर है। और ये सिक्योर्ड मार्केट सिस्टम प्रोवाइड करता है फॉर सेल ऑफ यूज्ड गुड्स। यहाँ पे ध्यान रखना यूज्ड गुड्स एंड सर्विसेज लिखा हुआ है। नाउ सेलिंग यूज्ड बुक्स, क्लोथ एटसेट्रा, तो OLX वगैरह या eBay पे हम बेच सकते हैं इसको। एंटीक आइटम अगर हमारे पास पड़ी है, हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है तो उसको भी बेचा जा सकता है। कस्टमर्स को वार्निंग कि यार फ्रॉडुलेंट सप्लायर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर सेकंड हैंड चीज होगी तो सेकंड हैंड चीज जो है ना वो खराब भी हो सकती है, उसका कोई गारंटी नहीं ले सकते। तो उसके लिए कि क्या कस्टमर को सही चीज मिल रही है, तो उसके रिलेटेड जो वार्निंग वगैरह है या फ्रॉडुलेंट सप्लायर है उसके बारे में बताना, प्लस जो क्वालिटी है या ड्यूरेबिलिटी या प्रोडक्ट की उसके बारे में सब कुछ देखना। ये सारा का सारा जो C2C कॉमर्स है उसकी ट्रांजैक्शंस का पार्ट बनता है। नेक्स्ट वन इज इंट्रा बी कॉमर्स। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, ऐसे इंटरनेट के यूज से करने वाली ट्रांजैक्शन जो विद इन द फर्म होती है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब इसमें आउटसाइडर का 1% भी रोल नहीं है। अभी तक हमने 3 पॉइंट्स पढ़े, B2B, B2C या फिर C2C, इसमें आउटसाइडर थे, इसमें कोई इनसाइड वाला काम नहीं था। बट इंट्रा में क्या आ जाएगा? ऐसी ट्रांजैक्शन और ऐसी कम्युनिकेशन जो विद इन द सेम बिजनेस और विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन होती है बाय द यूज ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट और डिजिटल टूल्स। अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। HR को मान लो प्रोडक्शन वाले से बातचीत करनी है, प्रोडक्शन वाले को मान लो मार्केटिंग वाले से करनी है, मार्केटिंग वाले को सेल वाले से करनी है, परचेज वालों को मान लो फाइनेंस वाले से करनी है। तो वो किस तरह से पॉसिबल है? वो इंट्रा बी कॉमर्स के थ्रू पॉसिबल है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग तरह से बातचीत कर सकते हैं। और यहाँ मान लो सपोज एक कंपनी के जो ब्रांचेस हैं वो अलग अलग सिटीज में अवेलेबल है, एक सिटी में ब्रांच नहीं अवेलेबल, तो जब दूसरी सिटीज में ब्रांच अवेलेबल है तो वहां पे भी जो बातचीत करनी है वो इंट्रा बी कॉमर्स के थ्रू हो सकती है।
नाउ इट डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन विद आउटसाइडर्स, आउटसाइडर के साथ भाई कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना, कोई भी बातचीत नहीं है इसमें। इसमें क्या आएगा, इंटरेक्शन बिटवीन टू डिपार्टमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया HR, फाइनेंस, प्रोडक्शन। प्लेसिंग ऑर्डर एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन टू सप्लायर्स, जो आपके बिजनेस सप्लायर्स हैं उनसे बातचीत करना। कम्युनिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन द होल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग कम्युनिकेट करना। जैसे मेल्स आ जाती हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, जो बॉस है, बॉस क्या करेगा, उनको मेल्स कर देगा दैट दिस इज द कंपटीशन दैट वी विल बी कंडक्टिंग एंड दिस इज द कंपटीशन दैट द बिजनेस वांट टू डू। या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उसमें मेल आ जाएगी कि इस पर्टिकुलर स्कूल में क्विज कंपटीशन होने वाला है, तो उस क्विज कंपटीशन के बारे में प्रिपरेशन कराई जाए, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो भेजी जा सकती है। दैट इज कॉल्ड इंट्रा बी। रिक्रूटमेंट, अगर किसी को भर्ती करना है, सेलेक्ट करना किसी और ट्रेनिंग देना एम्प्लॉइज को, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो रही है कि कितने लोगों की और रिक्वायरमेंट है, क्या इन लोगों की रिक्वायरमेंट के साथ बिजनेस और ज्यादा एक्सपैंड हो सकता है, तो वो इंट्रा बी में आ जाएगी। रिपोर्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज की सारी रिपोर्टिंग देना मैनेजर्स को। तो यूज ऑफ इंटरनेट, मेल कर दो कि यार ये एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा ढंग से, ये एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, एफिशिएंटली काम कर रहा है, इसको और ज्यादा बोनस देना चाहिए, इसको और प्रमोशन देना चाहिए। तो इस तरह से जो चीजें वो इंट्रा बी में चलती है। तो चारों के चारों स्कोप हमने पढ़ लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स। अगर आप ये ध्यान से वेन डायग्राम देखो तो ई बिजनेस जो है वो बड़ी वाली वेन डायग्राम में, और जो ई कॉमर्स है वो क्या है, वो छोटी वाली वेन डायग्राम में है, और ई कॉमर्स ई बिजनेस के बीच में है। इसका मतलब ये चीज तो क्लियर होगी कि जो ई बिजनेस है वो एक वाइडर टर्म है और जो ई कॉमर्स है वो एक नैरो टर्म है, क्योंकि ई कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस। जैसे कॉमर्स बिजनेस का ही पार्ट था, हमने एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस में पढ़ा था, उसी तरह ई कॉमर्स जो है वो ई बिजनेस का ही पार्ट होती है। इट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स सिर्फ और सिर्फ डील करती है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसके। वेयरएज ई बिजनेस में प्रोडक्शन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल, इंट्राफर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसे अकाउंटिंग और मैनेजमेंट, मतलब ढेर सारी चीजें आ जाती है। वो सिर्फ एक एस्पेक्ट में डील कर रही है, बट ये मल्टीपल एस्पेक्ट्स में डील कर रही है। तो ई बिजनेस इज अ वाइडर टर्म, वेयरएज ई कॉमर्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ ई बिजनेस। अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट्स देखते हैं ई बिजनेस के। सबसे पहला है जी इजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। 2015 में ना मीशो स्टार्ट हुआ था, तो मीशो ने क्या एक बहुत बड़ा अपना स्टोर ओपन किया था? नहीं, उसने एक बेसिक सी ऐप डिजाइन की थी और बहुत कम खर्चे में जो काम था वो स्टार्ट किया था। उसमें यूज आइटम का भी सेल था, या फिर जब इसमें बेसिकली मीशो क्या कर रहा था, मीशो के पास जब ऑर्डर आता था देन वो किसी मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर देता था एंड देन वो सामान जो वो खरीद के आपको दे देता था। वो कोई इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर रहे थे, वो बेसिक इंटरनेट का और बेसिक ऐप का यूज करके इतना ज्यादा बड़ा बिजनेस है उन्होंने सेटअप कर लिया। और आज के टाइम पे आप मीशो का आपको पता ही है, बहुत ज्यादा इजी है स्टार्ट करना ई बिजनेस को। अगर आपके पास इंटरनेट टेक्नोलॉजी है और आप कम इन्वेस्टमेंट से भी क्या कर सकते हो, एक अपना बेटर बिजनेस जो वो ओपन कर सकते हो। कन्वीनियंट बहुत ज्यादा है, आप कहीं पे भी बैठे क्या कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, बहुत कन्वीनियंट है, इजी बहुत है। मिलियंस ऑफ पीपल जो है अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं इन द वर्ल्ड थ्रू ई कॉमर्स। काफी सारी इंफॉर्मेशन आती है यार, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट के काफी सारे रिव्यूज आपने पढ़ा होगा, कितने कस्टमर बैठे हैं यार। आप कोई ऐप देख लो, प्ले स्टोर पे जाओ या फिर एप्पल के स्टोर पे जाओ, उस पे अगर मान लो ऐप है तो ऐप को भी ढेर सारे रिव्यूज आपको मिल जाएंगे। इवन बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, बिजनेसेस अपने प्राइसेस के बारे में, बिजनेसेस अपने एक्सक्लूसिव डील्स के बारे में आपको लगातार ऑनलाइन इंफॉर्मेशन जो वो प्रोवाइड करती रहती है, और एक क्लिक में कन्वीनियंटली आपको वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। स्पीड, सिंगल क्लिक करो और इट विल बी अवेलेबल, आपके पास प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा। इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज की जा सकती है, बाइंग एंड सेलिंग कैन बी डन विद अ क्लिक ऑफ अ माउस। So this benefit is more in case of products like softwares, movies, music, books। अगर आप Amazon Kindle की बात करो, Netflix Prime की बात करो, तो घर पे बैठे बैठे यार बहुत कुछ आप कर सकते हो। इवन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की बात करें, गूगल पे वगैरह यूज कर रहे हैं, फोन पे यूज कर रहे हैं, तो क्या वो स्पीडी है या नहीं है? कल को मान लो मेरे को किसी को पैसा भेजना है, बेचारा बहुत डायर नीड में है, वो कहेगा कि भाई मेरे को पैसा भेज दो, तो मैं कहूंगा गूगल पे का अपना नंबर दे दे। गूगल पे का नंबर मिला, बैठा बैठा घर पे उसको पैसा सेंड कर दिया, ना बैंक भी जाने की रिक्वायरमेंट पड़ी ना कुछ, इंटरनेट का बेनिफिट। तो स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके अलावा ग्लोबल रीच है,
ई बिजनेस सिर्फ और सिर्फ ना आपको एक दुकान तक ही सीमित नहीं रखता, वो आपका ग्लोबल एक्सपेंशन करता है। आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि यार मैं एक सिटी में बैठा हूं तो मेरा जो कस्टमर है एक सिटी में ही होगा। अब आपका कस्टमर पूरी दुनिया में अवेलेबल है विद द यूज ऑफ ई बिजनेस। तो हर जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, आपका कस्टमर बन सकता है। पूरा वर्ल्ड आपके लिए क्या है, शॉप है। पूरी दुनिया आपके लिए दुकान बन चुकी है, क्योंकि पूरी दुनिया से आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी सामान खरीद सकते हो। आप अलग अलग प्रोडक्ट्स मतलब अलग अलग कंपनी से सेम प्रोडक्ट को इवेल्युएट कर सकते हो, और देन आप देखोगे कि मेरे लिए बेस्ट प्रोडक्ट क्या है। हमें एसी खरीदना था तो Amazon पे भी देखा, फ्लिपकार्ट पे भी देखा, इवन और भी काफी सारी जो ऑनलाइन साइट्स है उस पे चेक किया, एंड जहां पे हमें कम रेट मिला, बेस्ट चीज मिल गई, वहां से हमने परचेजिंग कर लिया। तो कंपैरिजन इज देयर। कॉस्ट सेविंग, बहुत सारी कॉस्ट सेविंग होती है। हमें बड़े बड़े बिजनेस स्टोर्स ओपन करने की रिक्वायरमेंट, जिसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ही बहुत ज्यादा लग जाएगा। या दुकान ओपन कर दे, दुकान ओपन करने के लिए दुकान को सजाना कितना पड़ेगा, फिर इन्वेंट्री मैनेज करना है, तो कितना ज्यादा पैसा हमें लगेगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत पैसा लग जाता है, बट अगर हम ई बिजनेस की बात करें तो ई बिजनेस में हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हमें ये डमी वगैरह सेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप कपड़ों की दुकान पे देखो, ये डमी वगैरह सेट की होती है, कपड़े पहनाए होते हैं, डेली बेसिस पे इनको नए नए कपड़े पहनाने होते हैं शो करने के लिए कि अच्छा सामान है हमारे पास। कोई भी मिडल मैन नहीं चाहिए ई बिजनेस में। डायरेक्ट सेल की जाती है मैन्युफैक्चरर से कस्टमर पे। अब Amazon फ्लिपकार्ट देख लो, वो डायरेक्टली सेलिंग कर रहे हैं आपको और पैसा कमा रहे हैं। मिडल मैन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देन मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी। इंटरनेट ने ना जो पेपर का यूज है और कम कर दिया। आपको जो बिल वगैरह है, कोई भी इनवॉइस वगैरह, वो अब डिजिटली आ रहा है। कल हम जूडियो में शॉपिंग करने गए तो जूडियो के भी जो बिल्स वगैरह हैं वो क्या दे रहे हैं, वो आपको व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं। वो आपको पेपर फॉर्मेट में आपको बिल्स नहीं दे रहे। तो पहले पेपर फॉर्मेट में बिल दिए जाते थे, अब क्या हो रहा है, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। आप व्हाट्सएप पे क्लिक करो, अपने जो लिंक है, लिंक के साथ आपको जो बिल है वो मिल जाएगा, बाहर दिखा दो एग्जिट पे, एंड देन यू विल गेट योर प्रोडक्ट्स। तो बहुत ज्यादा आसान हो गया। तो काफी सारे कंपनीज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यूज कर रही है इंस्टेड ऑफ पेपर फॉर्म। और लोग जो है वो आज के टाइम पे देखो, इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं, पासपोर्ट को ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, इवन लोन्स को भी ऑनलाइन अप्लाई किया जा रहा है। तो जो इतना ज्यादा पेपर का फॉर्मेट था, पेपर का काम था, वो कम करे, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। तो दीज आर द फ्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ ई बिजनेस। लास्ट टॉपिक हमारा है ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस। अब जो ई बिजनेस है और ट्रेडिशनल बिजनेस है, उन दोनों में क्या क्या डिफरेंशिएशन है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन, तो ई बिजनेस को बहुत आसानी से फॉर्म किया जा सकता है। आपको इंटरनेट और एक ऐप चाहिए। ट्रेडिशनल बिजनेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दुकान चाहिए, दुकान देखोगे, अपनी खरीदनी है, रेंट पे लेनी है, रेंट ज्यादा है कम है, लोकेशन कैसी है। ई बिजनेस के लिए तो लोकेशन नहीं चाहिए, इंटरनेट चाहिए, जहां मर्जी बैठे बिजनेस कर लो। पर्सनल टच नहीं चाहिए। पर ट्रेडिशनल बिजनेस में पर्सनल टच चाहिए, स्पेशली इन सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप। यार दुकानदार को दुकान पे बैठना पड़ेगा, पार्टनरशिप बिजनेस वाले में पार्टनर को बिजनेस में जाना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे। सेटिंग अप कॉस्ट इनका लो होता है और इनका बहुत ज्यादा हाई है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। ऑपरेटिंग कॉस्ट अगेन इनका लो है, इनका क्या हो जाएगा, काफी हाई हो जाएगा। बड़े बड़े स्टोर्स ओपन करो, उसके बाद उनमें स्टाफ को लगाओ, स्टाफ को सैलरी दो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराओ, डेप्रिसिएशन कराओ, स्टॉक लॉस कराओ, ढेर सारी चीजें। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स नहीं, इसमें पॉसिबल नहीं। अगर मैं अमेजोन से सामान खरीद रहा हूं तो भाई जब तक मेरे पास नहीं आएगा मेरे को नहीं पता लगेगा फिजिकल एग्जामिनेशन है। इसमें ये बेनिफिट है कि हाँ पॉसिबल है, आप जाके उस पर्टिकुलर दुकान पे अपना जो गुड्स है उसको इवैल्यूएट कर सकते हो। ईज ऑफ एक्सपेंशन बहुत ज्यादा। इंटरनेट यार इसकी कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, इंटरनेट तो कहीं पे भी यूज की जा सकती है। अब मैं जहां पे बैठा हूँ, होपफुली मेरा लेक्चर कोई भी बच्चा सुन रहा है तो वो कहीं पे भी सुन सकता है बैठा हुआ, इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। डिफिकल्ट एज वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज आर टू बी कंप्लीटेड। बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है। अब एक मान लो पेट्रोल पंप चलाना है, तो पेट्रोल पंप से पेट्रोल तो वैसे डिजिटली नहीं मिलेगा आपको, पेट्रोल पंप स्टार्ट करना है, तो पेट्रोल पंप स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए यार, इतने ढेर सारे लाइसेंस चाहिए, बंदा खप जाता है। ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड, टेक्निकली क्वालिफाइड और प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल, जो मतलब टेक्निकल में और इंटरनेट का यूज करने में अच्छे एक्सपर्ट्स हैं उनको। इसमें सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबरर भी चाहिए। पर अगर विशाल मेगा मार्ट की बात करें तो ये तो बेचारे कहते हैं कि हमें तो अपने सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी एग्जाम लेना है। रिस्क हाई रिस्क है क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है पार्टीज के बीच में, तो डर लगता है कई बार कि यार सामान पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा।
सही भी पहुंचेगा, खराब पहुंच गया तो फिर से यार गड़बड़ होगी। इसमें लेस है बिकॉज पार्टीज का जो आपस में पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होता है, जो बायर है वो सेलर को डायरेक्टली मिलता है एंड देन जो थिंग्स है इट बिकम पॉसिबल। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इनका कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है, डायरेक्टली सेल करते हैं कस्टमर को, पर इसमें होलसेलर, रिटेलर्स ये सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं, तो इस वजह से ट्रेडिशनल बिजनेस में थोड़ा सा कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल, इनका लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल बहुत स्मॉल होता है, वेयर एज इनका जो लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल है वो क्या होता है, काफी लंबा होता है। पहले इन्होंने परचेज करनी है, प्रोडक्शन करनी है, सेल करनी है। इसमें क्या है, ऑर्डर प्रोसेस हुआ और ये इंफॉर्मेशन दे देंगे कि यार इस फलाने बंदे से ऑर्डर आपका प्रोसेस हो गया है, ओके, इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू जा रहा है, ये भी इंफॉर्मेशन का एक पार्ट है, इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू जा रहा है, यहां तक आपका सामान पहुंच दिया और इस तरीके तक आपका सामान जो है वो डिलीवर हो जाएगा। सो ये है कुछ ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस के डिफरेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद दिस हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हुआ। होपफुली आपको चैप्टर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन स्टे ब्लेस्ड ऑल।